नमस्कार। एनसीईआरटी सीरीज क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट की सीरीज बन रही है। अभी हिस्ट्री को चूज किया गया है और हिस्ट्री में भी क्लास 6 को लेके हम बना रहे हैं। आज क्लास 6 का चैप्टर 7 का पार्ट 2 बन रहा है, यानी कि इसके सभी पहले के भाग बन चुके हैं और सबका लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। ये टॉपिक क्या है कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगरों के बारे में मैं एक चर्चा करूंगा, जिसमें तक्षशिला है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है। साथ ही साथ अशोक के अभिलेख के जो प्राप्ति स्थल है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आपके बुक में एक मैप भी दिया गया है, मैप संख्या 5 करके, और बुक अगर आपके हाथ में हो तो आप उसका पेज संख्या 64 में आप देखिएगा। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो पेज 63 से लेकर 64 तक, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो ये मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसको ओपन कर लीजिए, और नहीं हो तो आप मेरी बात को सुनिए। और जैसा कि हमारा कमिटमेंट आपसे है कि मैं एक भी शब्द को छोड़ता नहीं हूँ, उसको पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ, साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी बताता हूँ जो रिलेवेंट है, और आज मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा भी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और देखिए आज का जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर और अभिलेख। अभिलेख यानी अशोक के अभिलेख। अशोक अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। अभिलेख किसको कहते हैं इंग्लिश में? इंस्क्रिप्शन। इंग्लिश मीडियम बच्चे जो हैं, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन अशोक ने पत्थरों पर, या तो पत्थरों के चट्टानों पर, या स्तंभ बनाकर, पिलर बनाकर उस पर लेख लिखवाए अपने आदेश या अपनी बहुत बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में उन्होंने लिखवाया है। तो उसी को हम अशोक के शिलालेख कहते हैं, क्योंकि वो पत्थर पर लिखे गए हैं और वो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं। उस पर कई भाषाएं मिलती हैं, पता चलता है कि किस किस भाषा का प्रयोग होता था किस राज्य में, और वो जहां जहां मिला गया है वो माना गया है कि उस सभी जगह अशोक के राज्य के अंतर्गत थे, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। क्योंकि कोई भी राजा अपना शासनादेश जो है, राजाज्ञा जो है, वो अपने ही नागरिकों को के लिए बनवाएगा, और वही जगह पर सार्वजनिक स्थानों पर उसने लगवाया था, तो जो उसके राज्य के अंदर है वही लगवाएगा। तो इसलिए उससे अशोक की या मौर्य साम्राज्य की सीमा के बारे में पता चलता है, और कहाँ कहाँ उसका शासन ये भी पता चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए टॉपिक का नाम ही है, आज का ये जो शीर्षक है चैप्टर का, राज्य से साम्राज्य। ये अंग्रेजी में लिखा है अशोका द एम्पेरर हु गेव अप द वार। मतलब अशोका ऐसा शासक जिसने वार का, यानी कि युद्ध का परित्याग कर दिया। तो अब आइए टॉपिक पर आते हैं। मैं थोड़ा पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य मानी मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। और देखिए मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तो जो नगर थे, एक ये मैप है, मैप 5, देखिए मैप 5 है, और इसमें जहां जहां काला बिंदु है उन नगरों को दिखाया गया है। तो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। पहले तो जो पैराग्राफ लिखा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। और ये बता रहा है कि इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, मतलब मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वही पटना, आज की पटना जो बिहार की राजधानी है। तो देखिए मैप में, बड़े मैप पर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए बिहार का बड़ा मैप है, और यही देखिए पटना है। देखिए ये पटना है, यही मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, पटना। ये बिहार की, आज बिहार की राजधानी जो पटना है, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र कही जाती थी। इसका पुराना नाम कुसुमपुर भी है। तो यही पाटलिपुत्र या पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी बिहार की। आप समझ सकते हैं कि बिहार कितना गौरवान्वित जगह है, और यहाँ से पूरे देश पर शासन चलता था। ये जो पटना है, पटना से यानी पाटलिपुत्र से पूरे भारत, संपूर्ण भारत पर शासन चलता था, संपूर्ण। और भारत कैसा? वो भारत आज से, जो आज का आपके पास भारतवर्ष है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा भारतवर्ष था। उसमें पाकिस्तान भी था, उसमें अफगानिस्तान भी था, उसमें नेपाल के भी कुछ भाग आते थे, और उसमें और भी विदेश का कुछ भाग आते थे।
जो अभी सोवियत संघ के जो पार्ट पहले हुआ करते थे। तो ये सब चीजों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। अब आइए, तो इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो उस समय के प्रमुख नगर हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य के समय में। उज्जैन था, उज्जैन देखिए मध्य प्रदेश में है और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं बोला हूँ कि नक्शा दिखाऊंगा, देखिए यही उज्जैन है, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन है। तो मौर्य साम्राज्य के समय उज्जैन भी एक बहुत ही विकसित नगर हुआ करता था। साथ ही साथ देखिए तक्षशिला उस समय के प्रमुख नगर थे। तो देखिए तक्षशिला यहाँ पर है, आपको मैं समझा रहा हूँ। अभी पाकिस्तान में देखिए तक्षशिला, ये रावलपिंडी से बगल में है, रावलपिंडी जिला में। रावलपिंडी जिला का एक तहसील है अभी वर्तमान पाकिस्तान के, रावलपिंडी जिला का तहसील है ये तक्षशिला, ठीक है। और वहां से 32 किलोमीटर के आसपास पर है। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग ये 32 किलोमीटर के आसपास तक्षशिला है। तो ये तक्षशिला भी उस समय का प्रमुख नगर हुआ करता था। उस समय तो अखंड भारत हुआ करता था। अभी तक्षशिला पाकिस्तान में है और ये रावलपिंडी या इस्लामाबाद से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस समय के प्रमुख शहर थे। अब देखिए तक्षशिला के बारे में दे रहा है कि अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले देखिए प्रमुख नगर, देखिए एक तो हो गया प्रमुख नगर में क्या है, प्रमुख नगर, प्रमुख नगर यहाँ नोट कर लीजिए। इसमें एक तो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वो राजधानी भी थी। पाटलिपुत्र क्या थी, राजधानी थी और नगर भी था। तो पाटलिपुत्र बहुत विकसित नगर था। मेगास्ट्रीज ने इसका बहुत विशद वर्णन किया है, आपको कभी मैं समझाऊंगा इसको। दूसरा बता रहा है उज्जैन। उज्जैन भी उस समय का प्रमुख नगर में था। उज्जैन अभी मध्य प्रदेश में, कहाँ है ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभी है वर्तमान में मध्य प्रदेश, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। उस समय भी जगह तो वही था, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में लिख देता हूं। और फिर आप देख रहे हैं तक्षशिला, देखिए तक्षशिला उस समय का प्रमुख नगर हुआ करता था। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। वर्तमान में कहाँ है ये, पाकिस्तान में चला गया है। वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान में तक्षशिला उस समय का प्रमुख नगर हुआ करता था। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इन नगरों की यहाँ पर चर्चा किया है। और भी मानचित्र में बताया है कि काले बिंदुओं से नगर आपको बताए गए हैं। ये तक्षशिला के बारे में बता रहा है कि ये तक्षशिला जो है देखिए, और पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत में है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत देखिए, पंजाब भारत में भी रह गया। पंजाब भारत का जब विभाजन हो गया तो पंजाब का कुछ भाग भारत में रह गया और कुछ भाग कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो ये तो पाकिस्तान जो है वहां का पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत आप लिख लीजिए। और पंजाब प्रांत के देखिए रावलपिंडी जिला में है, वहां रावलपिंडी जिला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिला का एक तहसील है, अभी जिला का एक तहसील है, अभी तक्षशिला एक तहसील है। लेकिन उस समय यह एक महान नगर हुआ करता था और एक तहसील है, ठीक है। तो तहसील में ऐसे लिख लीजिए, जिसमें दीर्घिकार होता है स में, शुद्धता का भी ध्यान रखा जाए। तो एक तहसील है ये। और उस समय ये यहाँ से मात्र, यहाँ से भी और इस्लामाबाद से भी, ये जो तक्षशिला है वो मात्र 32 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है, उत्तर पूर्व में, ठीक ना। रावलपिंडी से लगभग ये इस रावलपिंडी के उत्तर पूर्व में, तो ठीक है लोकेशन है ये, आप इसको बस जानिए। साथ ही साथ यह क्या था कि यह आने जाने का एक प्रमुख मार्ग भी था। तक्षशिला जो था वो आने जाने का प्रमुख मार्ग था। कहाँ आने जाने का, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया आने जाने का। देखिए उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एवं मध्य एशिया, एवं मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया आने जाने का प्रमुख मार्ग, आने जाने का प्रमुख मार्ग, प्रमुख मार्ग। यह सिल्क रूट पर भी था। मैं
एक चैप्टर लेकर कई रूट होते थे जिस पर कि व्यापार होते थे, उसमें सिल्क रूट था, तक्षशिला प्रथा था उस मार्ग में। तो ये और ये जो तक्षशिला था उत्तर पश्चिम की तरफ जाने के लिए, यहाँ से तक्षशिला से उत्तर पश्चिम जाने के लिए पाकिस्तान के यहाँ पर है तक्षशिला, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम देखिए ये उत्तर हुआ ये पश्चिम हुआ, तो इस तरफ जाने के लिए और साथ ही साथ मध्य एशिया में सेंट्रल एशिया में जाने के लिए ये तक्षशिला एक प्रमुख मार्ग था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, वहाँ का प्रमुख नगर भी था, ये शिक्षा का भी महान केंद्र था। और जैसा कि आपको हमने एक पढ़ाया हूँ यूनिवर्सिटी में कि यह शिक्षा का सबसे पहली जो विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो बनी वो तक्षशिला में ही बनी, जहां पर कि 60 से ज्यादा विषयों की पढ़ाई होती थी। तो ये तक्षशिला है। तो तक्षशिला के बारे में समझ गए, उसमें प्रमुख नगर होता था। इसके साथ ही साथ देख लीजिए अब दूसरा जो है यह है उज्जैन। और उज्जैन के बारे में देखिए, उज्जैन के बारे में बता रहा है कि दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। तो उज्जैन जो था, देखिए ये उज्जैन है, मध्य प्रदेश में है ना भाई, देखिए यही उज्जैन है, यही उज्जैन है। तो देखिए ये उत्तर भारत हो गया, तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आने के लिए ये उज्जैन मार्ग में पड़ता था और यह भी एक व्यापारिक मार्ग था। तो ये रास्ता में पड़ता था। तो उज्जैन भी बहुत महत्वपूर्ण शहर था। तो दूसरा एक शहर हुआ, एक तो पाटलिपुत्रा के बारे में चर्चा किया गया, दूसरा तक्षशिला के बारे में चर्चा किया गया और तीसरा देखिए उज्जैन के बारे में चर्चा किया गया। उज्जैन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वर्तमान मध्य प्रदेश भारत, ठीक है, भारत लिख देता हूं भाई। बहुत इसमें तो बहुत ऐसे नगर आएंगे जो विदेश में भी हैं, जैसे तक्षशिला के बारे में देख लिए। और इसकी विशेषता क्या थी कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। विशेषता थी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत यानी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जाने के मार्ग पर उज्जैन की विशेषता थी। तो 3 शहर हो गया ना। पाटलिपुत्र राजधानी थी, बहुत महत्वपूर्ण शहर था, वहां का बहुत विकसित था पाटलिपुत्र। मेगास्ती ने इसका बहुत विशद वर्णन किया है। साथ ही साथ दूसरा जो शहर हुआ करता था इनका तक्षशिला था। तो तक्षशिला जो है वो देख लीजिए यहाँ पर, अभी मध्य प्रदेश वर्तमान में, इसको अभी मैं यहाँ मिटा देता हूँ, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि नीचे मैं लिखा हूँ। फिर दूसरा तक्षशिला हो गया, वर्तमान पाकिस्तान में है। ये उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशिया आने जाने का प्रमुख मार्ग हुआ करता था और ये शिक्षा का भी केंद्र था। अभी पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिला का एक तहसील है। यह इस्लामाबाद और जो तक्षशिला है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जगह से लगभग इसकी दूरी 32 किलोमीटर है, ठीक है। और तो ये आप इसको ये समझ लीजिएगा। अब इसके साथ और आगे मैं एक पैराग्राफ है मैं पढ़ा देता हूं, फिर मैं अशोक के अभिलेख के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। देखिए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ये जो मौर्य साम्राज्य था उसके बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालक, यानी कि किसान मतलब कि फार्मर, पीजेंट, और पशुपालक का मतलब क्या हो गया कि जो हर्डर्स हैं या जो कैटलमैन हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री की काम करते हैं, पशुपालन की, उनके गांव बसे थे। मतलब उन गांवों में किसान रहते थे और पशुपालक रहते थे। साथ ही साथ मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। उस समय जो मध्य भारत था, देखिए ये मध्य भारत हुआ, इसका मैक्सिमम जो अधिकांश जो इलाका था उसमें जंगल था, घने जंगल थे। तो ये मध्य भारत जो हिस्सा है वो घने जंगलों से भरा पड़ा था। और इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर, और वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। मध्य भारत में जहाँ जंगल हुआ करता था वहां पर लोग क्या करते थे, फल फूल को गैदर करते थे, संग्रहित करते थे, कलेक्शन करते थे, और साथ ही साथ वहां पर शिकार भी करते थे। जानवर में जो जंगली जानवर मिलते उनका शिकार भी करते थे। और ये चीज उनके लिवलीहुड के लिए थे, जीविका के लिए थे, और इसको ये लोग अपनी आजीविका का साधन बनाते थे।
साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो मैं देखिए यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, अब मिटा के आपको थोड़ा नोट करा देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मेरा नोट्स भी बनना चाहिए। चलिए भाई, आप लोगों की जो आज्ञा है वो मैं अपने सर पर रख रहा हूँ और आपके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक अगर आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ। और आप अपने लिए कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभान्वित हो। और कोई बात हो तो जो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, और साथ ही साथ आपको पसंद आएगा ही, मेरा विश्वास है। आप इसे लाइक भी कीजिए। अब आइए, तो मैं अभी तक यही बताया कि साम्राज्य में क्या था कि यहाँ पर बहुत ऐसे थे कि गांव में कौन कौन थे? किसान और पशुपालक, किसान एवं पशुपालक, ठीक है ना। अंग्रेजी आप समझ रहे हैं ना, किसान को हम फार्मर कहते हैं, पीजेंट कहते हैं, तो यहाँ फार्मर्स लिख देते हैं, फार्मर्स नहीं। अब पशुपालक हो गए जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, या हर्डर्स जो हैं, हर्डर्स या एनिमल हस्बेंड्री का काम करने वाले, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो गांव में कौन होते थे? किसान। गांव में किसान और पशुपालक पाए जाते थे। एक और बात पर, दूसरा बात हमने इसमें बताया कि जो मध्य भारत था, मध्य भारत, यहाँ पर घने जंगल होते थे, घने जंगल, ठीक है ना, घने जंगल। और थोड़ा सा नहीं, अधिकांश भाग पर, अधिकांश भाग पर। देखिए, मध्य भारत गांव में किसान और पशुपालक पाए जाते थे, यानी खेती बाड़ी की काम करते थे, कृषि का काम करते थे और पशु पालते थे। साथ ही साथ मध्य भारत जो था मौर्य साम्राज्य का, किसका? मौर्य साम्राज्य के समय की बात हो रही है। तो मध्य भारत में घने जंगल पाए गए हैं, और एक दो नहीं, अधिकांश भाग पर, मैं यहाँ लिखा हूं, अधिकांश भाग पर घने जंगल पाए गए हैं। और घने जंगल से वो लोग क्या करते थे? वो लोग संग्रह करते थे दो चीजों का, एक तो फलों का संग्रह करते थे, गैदर करते थे, संग्रह या संग्रहण, गैदरिंग करते थे फलों का। साथ ही साथ जंगल से क्या करते थे? ये शिकार करते थे, आखेट, शिकार, हंटिंग करते थे, ठीक है। ये दोनों उनके लिए क्या था? इन दोनों उनके लिए एक तरह से आजीविका था, आजीविका, दोनों उनके लिए आजीविका थी, ये लिवलीहुड। ठीक है, तो ये मुख्य बात है कि गांव में, मौर्य साम्राज्य का गांव जो थे वो किसान और पशुपालकों से भरे थे, खेती होती थी, पशुपालन होता था। मध्य भारत के अधिकांश भाग में घने जंगल पाए जाते थे, वहां से वो लोग फलों का संग्रह करते थे, गैदरिंग करते थे और हंटिंग भी करते थे, और ये दोनों उनके आजीविका का साधन हुआ करता था। तो यहाँ तक तो आपको कोई समझ में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है, ऑल अप। फिर मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लिए, इरेज करता हूँ। देखिए, अब आगे की बात मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और आप आराम से उसे समझ जाएंगे। कहीं भी थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को लिख दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ। और देखिए, अब यहाँ पर देखिए, एक और बात है यहाँ पर कि साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, मतलब अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो साम्राज्य में क्या था? मौर्य साम्राज्य में भिन्न भाषाएं बोली जाती, डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न भाषाएं,
भिन्न 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 भाषाएं, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेज, डिफरेंट लैंग्वेजेज। तो भारत के उस समय जो आज भी हमारा जो देश है, तो उसमें आज भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। और ये काम आज ही नहीं है, ये भारत जब से है तब से ये प्रथा है, माने तब से ये बात चली आ रही है। और फिर भी भारत एक है और इसकी हस्ती मिटती नहीं है, और हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे इसीलिए कहा जाता है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एक है। तो आज भी भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। आप कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है, आज भी कहीं बंगाली बोली जाती है, बंगला बोला जाता है, कहीं मराठी भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग भाषा बोली जाती है। उस समय भी अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी। तो ये तो बहुत कॉमन बात है। इसके साथ ही साथ लोग अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे। इनके भोजन, अलग अलग तरह के भोजन, अलग अलग प्रकार, प्रकार लिखिए, अलग अलग प्रकार के क्या थे, उनके भोजन थे। उनका जो फूड था वो भी अलग अलग था, आज भी है भैया। तो अलग अलग जगह पर उनका भोजन करने का भी तरीका या प्रकार अलग अलग होते थे। तो ये भारत था, फिर भी भारत एक था। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही इसकी है। साथ ही साथ भाई देखिए, भाषा अलग हो गया, भोजन अलग हो गया, तो पोशाक अलग क्यों नहीं होगा। एक घर में ही कई लोग कई तरह के पोशाक पहनते हैं। पिता कुछ और पोशाक पहनता है, बच्चा कुछ और पोशाक पहनता है, बेटा कुछ और पहनता है, बेटी कुछ और पहनती है, अलग अलग पोशाक पहनते थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोशाक, और जनरली यह पोशाक वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पर होती थी। जो ये ठंडा जगह है वहां पर लोग ठंडे कपड़े का प्रयोग करते थे, और जहाँ ठंडा प्रदेश नहीं है, गर्मी है, वहां पर लोग कम कपड़े पहनते थे। तो ये सिंपल सी बात है। तो पोशाक जो उनका जो था वो भी अलग अलग था। तो देखिए, अलग अलग पोशाक भी था, अलग अलग पोशाक, ड्रेस, अलग अलग पोशाक, पोशाक, ड्रेस। कोई समस्या नहीं है इसमें। तो इतनी बात तो हमको लगता है कि सभी को समझ में आ गई होगी कि साम्राज्य से लेकर हम यहाँ पर आए हैं, तो भिन्न भिन्न भाषाएं वो लोग बोलते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, अलग अलग पोशाक भी पहनते थे। उस समय ये उनकी स्थिति थी। और देखिए, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में अभी मैं बताऊंगा, ये क्लास यहीं पर मैं रोक रहा हूं, और इसके नेक्स्ट क्लास में अभी तुरंत बताऊंगा कि उस समय के अभिलेख के बारे में। अशोक के अभिलेख बहुत जगह पाए गए हैं, तो कहां पर पाए गए हैं वो मैं बताऊंगा। इस क्लास में अभी डालूंगा, तो ये हो सकता है कि लंबा क्लास हो जाए, तो एक और इस पर वीडियो बनाऊंगा, ये पार्ट 2 में। ये मैं नगर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर के बारे में मैं बताया। अब मैं अभिलेख के बारे में आपको विशेष तौर पर बताऊंगा, इंस्क्रिप्शन के बारे में, और वह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और आप इसे नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।